तो आज का बेटा जो हमारी क्लास है, तो मैंने कल आपको बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, किंगडम मोनेरा हम लोग पढ़ चुके हैं। सही है। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको किंगडम फंजाई के बारे में। अब ये किंगडम फंजाई क्या होता है ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सही है। जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई खाने की चीज़ अगर हमारे यहाँ रखी हुई है, जैसे अचार है या रोटी है या कोई भी चीज़, अगर वो ज़्यादा समय तक रखी रही और मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में, तो आप देखेंगे उसके ऊपर कुछ सफ़ेद एक लेयर जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं साहब, फफूंद बोलते हैं गाँव में। समझे। तो बायोलॉजी में इसको कवक कहा जाता है और इंग्लिश में इसको फंगी कहते हैं हम लोग। क्लियर। तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि फंगी होते क्या हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हमें इसके बारे में, इसकी जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि फंगी जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। क्लियर। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फंगस के अंदर पाई जाती हैं। तो इसलिए आज की जो क्लास है हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझे। और जो बच्चे हमको ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट आज की हमारी क्लास है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो डिसीज़ से रिलेटेड होते हैं, प्लांट डिसीज़, एनिमल डिसीज़, जो कि कॉज्ड बाई फंगस होती हैं, उसको ये उससे बिलोंग करते हैं। सही है। इकोसिस्टम में भी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ फंगस बनाई जाती हैं, और कुछ ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ फंगस क्रिएट किए जाते हैं। क्लियर। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे कि इसे क्या कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। जैसे कि जो फंगस की स्टडी होती है इसे क्या बोलते हैं। सही है। तो हम लोग इसको लिखेंगे द स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड माइकोलॉजी। क्लियर। देखिए जो माइको शब्द है उसका मतलब है फंगस से। सही है। तो स्टडी ऑफ फंगी को माइकोलॉजी कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले माइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे। सही है। तो उनका नाम था P.A. मिकेली। सही है। तो मैं आपको बता दूं उनका नाम क्या था, P.A. मिकेली। तो P.A. मिकेली जो थे, इन्होंने ये क्या थे, ये फाउंडर थे प्लस फादर ऑफ माइकोलॉजी इनको कहा जाता है। तो हम लिखेंगे फाउंडर एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी। क्लियर। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें इसका जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो किस वैज्ञानिक ने किया। तो उस जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था फ्राइस, और पूरा नाम अगर हम देखते हैं तो पूरा नाम था E.M. फ्राइस। तो E.M. फ्राइस जो थे उन्होंने क्या किया था, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी। क्लियर। तो इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ सिस्टेमेटिक माइकोलॉजी। समझ में आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सही है। अब हम बात करेंगे कि जैसे माइकोलॉजी की जब फाउंडर हो गया, माइकोलॉजी की खोज हो गई और जब लोग इसमें स्टडी करना शुरू हो गए तो उनको माइकोलॉजिस्ट कहा गया। जो फंगस की स्टडी करने वाले वैज्ञानिक हैं, दीज आर नोन एज द माइकोलॉजिस्ट। इसके बाद देखेंगे कि जब मॉडर्न पीरियड आया माइकोलॉजी का तो फादर ऑफ कह सकते हो मॉडर्न माइकोलॉजी किसको कहा गया। सही है। तो उनका नाम था H.A.D. हैरी, सॉरी H.A.D. बेरी, हैरी नहीं था, बेरी था वो। सही है। तो उनका नाम था H.A.D. बेरी। नाम ध्यान रखिएगा। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। क्लियर। क्योंकि इन्होंने मॉडर्न टाइम में माइकोलॉजी को आगे बढ़ाया था।
अब देखिए, जब माइकोलॉजी की शुरुआत हो ही गई है तो मैंने आपको पहले बताया कि जो फंगस होते हैं मोस्टली जो डिसीज़ पैदा करते हैं वो प्लांट्स के अंदर करते हैं। एग्रीकल्चर में काफ़ी जो डिसीज़ेस होती हैं वो फंगस से प्रोड्यूस होती हैं। तो हम देखेंगे तो ये जो डी बेरी थे, इन्होंने पैथोलॉजी के बारे में भी बताया कि किस तरह से फंगस जो हैं वो पैथोजेनिक इफेक्ट प्लांट्स पे डालते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहा गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। क्लियर। अब देखिए, अब बात आती है कि जब ये डिसीज़ माइकोलॉजी की स्टडी जब इंडिया में की गई होगी तो इंडिया में ऐसे कौन से साइंटिस्ट होंगे जिनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जाना गया होगा, सही है। तो मैं उस वैज्ञानिक का नाम लिख देता हूँ, तो उनका नाम था E.J. बटलर। क्लियर। तो नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम क्या था, E.J. बटलर। तो E.J. बटलर जो थे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, समझे। तो ये 4-5 लाइनें हैं जो मैंने आपको लिखी हैं, इसको थोड़ा सा आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है और थोड़ा माइंड में भी इसको रखना है। क्लियर। चलिए, अब हम पढ़ते हैं कि जो फंगस होते हैं उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं पाए जाते हैं और उन फीचर्स के आधार पर इनको किस प्रकार से कह सकते हो वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से इनको क्लासिफाई किया गया है, सही है। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट है स्टेप जो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंगाई, सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंगी। तो फंगी की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको थोड़ा बेटा आपको ध्यान दे के चलना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में, हम आपको बता देते हैं कि जो फंगस होते हैं इनको फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो इनकी बॉडी में नहीं पाया जाता है, सही है। तो अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो इनको ऑटोट्रॉफिक तो कह ही नहीं सकते, तो हम इनको क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉफिक कहेंगे, सही है। तो प्लस आप देखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। तो मैंने आपको बताया था किंगडम मोनेरा के अंदर जो रखा गया था वो प्रोकैरियोटिक थे। इसके बाद हमने जब किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ा तो वो यूकैरियोटिक थे। इसका मतलब ये है कि फंगी जो हैं वो भी क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग थैलस बॉडी, यानी ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो एक थैलस जैसी होती है। अब बात होती है जब बॉडी थैलस जैसी है तो ये बनी किस प्रकार से होगी, सही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द थैलस इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलर फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, समझे, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाइफी कह देते हैं। एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो इनकी बॉडी होती है वो फिलामेंटस, मतलब कुछ ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसको हम लोग हाइफी कह देते हैं। यानी आप कहोगे तो ये बाल जैसी जो संरचनाएं होती हैं उससे बनी होती है, इनको हाइफी कहते हैं। जब बहुत सारे हाइफी आपस में
जुड़ करके एक नेटवर्क बना देते हैं, एक वुवन स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो हम उसको माइसीलियम कह देते हैं। सही है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो इनका हाइफी होता है वो किस प्रकार से होता है। तो वो देखिए सेप्टेट और असेप्टेट दो तरह का हाइफी इनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। जी, अब जो सेप्टेट होता है वो किस प्रकार का होता है, असेप्टेट होता है वो किस प्रकार का होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो असेप्टेट माइसीलियम होता है उसके अंदर बहुत सारे कह सकते हो कि न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो जब वो न्यूक्लियाई होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिनोसाइटिक असेप्टेट माइसीलियम। समझे। तो हम यहाँ से देखेंगे, मैं थोड़ा इसी में इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। हाइफी जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक होते हैं सेप्टेट और एक होते हैं असेप्टेट। तो जो असेप्टेट होता है उस असेप्टेट में यहाँ लिख देंगे कंटेन मैनी न्यूक्लियाई इन इट्स प्रोटोप्लाज्म। ये जब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलेंगे इसको प्रोटोप्लाज्म के अंदर, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिनोसाइटिक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो असेप्टेट माइसीलियम होता है वो सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक का मतलब है कि जिसके प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उसको सिनोसाइटिक कहा जाता है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो माइसीलियम है, समझे, उसके हिसाब से जो थैलस बनता है, वो थैलस की जो बॉडी होती है वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे दो प्रकार का थैलस बनता है, एक होता है यूकार्पिक और एक होता है हेलोकार्पिक। ये अब देखिए यूकार्पिक कौन सा होगा। यूकार्पिक वो होगा जिसमें कि अगर थैलस का कोई एक छोटा सा पार्ट जो है अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको यूकार्पिक कहा जाता है। सही है। और अगर एंटायर बॉडी मतलब थैलस की पूरी बॉडी जो है अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको होलोकार्पिक कहा जाता है। समझ में आया। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। मान के चलिए कि ये थैलस है किसी भी फंगस का, तो अगर थैलस का कोई छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा स्मॉल पार्ट अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है तो इस पूरे को यूकार्पिक कहा जाएगा। सही है। अगर पूरी एंटायर बॉडी यानी टोटल बॉडी जो है अगर वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना रही है तो उसको होलोकार्पिक कहा जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ये। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जब ये जो हाइफी होते हैं जब ये आपस में कंबाइंड होकर के एक वुवन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको माइसीलियम हम लोग कहते हैं, तो जो वुवन स्ट्रक्चर होता है अगर उसमें हाइफी लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली वोवेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऐसे माइसीलियम को हम लोग प्रोसेनकाइमा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोसेनकाइमा। समझ में आ रहा है, समझे। तो हम लोग इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप ओरली इसको समझ लीजिए कि अगर बहुत सारे जो हाइफी होते हैं अगर वो कंबाइंड होते हैं और एक लूज माइसीलियम बनाते हैं या लूज वुवन माइसीलियम बनाते हैं तो उसको प्रोसेनकाइमा कहा जाता है। लेकिन अगर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं जिससे कि आप जो हाइफी हैं उसको इजीली कह सकते हो, इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्यूडो पेरेनकाइमा कहा जाता है। समझ में आ रहा है बेटा। तो हमें यहाँ तक का समझ लेना है। अब हम बात करेंगे कि इनकी जो नेचर होती है वो किस प्रकार से होती होगी, यानी ये प्रकृति में कैसे कैसे पाए जाते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन जो है वो इनमें हेट्रोट्रॉफिक टाइप का होता है। अब हेट्रोट्रॉफिक में अगर हम देखेंगे तो कितने तरह का न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है, तो देखिए ये पैरासाइटिक भी होते हैं, ये सेप्रोबिक भी होते हैं क्योंकि ये सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, तो पैरासाइटिक तो है ही, सेप्रोबिक भी हैं। इसके अलावा ये सिम्बायोटिक भी होते हैं,
मतलब कुछ अदर स्पीसीज़ के साथ मिलकर के ये सिम्बायोटिक रिलेशन में भी पाए जाते हैं। सही है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि ये डिकम्पोजर्स की तरह से भी काम करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि और भी क्या नेचर्स इसके अंदर पाई जाती है, तो हम अगर देखेंगे कि ये न्यूट्रिशन किस किस तरह से लेते हैं, तो अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा सा अलग अलग तरह से बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मान के चलिए आपका जो फंगस है किसी प्लांट की बार्क पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बार्क। बार्क आप जानते होंगे, बार्क को हिंदी में छाल कहते हैं। अगर कोई फंगस किसी प्लांट की बार्क पे पाया जाता है तो उस फंगस को क्या कहा जाएगा? तो उस फंगस को हम लोग बोल देते हैं कॉर्टिकोलस। सही है। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टिकोलस। अगर ये बार्क पे मिलता है तो। सही है। अगर मान के चलिए फंगस आपका जो गोबर होता है पशुओं का, अगर उसके ऊपर फंगस कॉलोनी कोई जनरेट हो रही है तो ऐसे फंगस को क्या कहा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं डंग। डंग का मतलब होता है गोबर। तो इस तरह का जो फंगस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज द कॉप्रोफिलस। सही है। उसे क्या कहेंगे? कॉप्रोफिलस। कॉप्रो मतलब होता है यहाँ पे गोबर। सही है। अब मान के चलिए कोई फंगस जो है वो लकड़ी के ऊपर पाया जाता है। समझे? तो यहाँ पे हम लोग लकड़ी लिख रहे हैं वुड। अगर वुड पे पाया जाता है कोई फंगस तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो दैट इज नोन एज द एपीजाइलिक। अब देखिए जाइलिक शब्द जो आया है यहाँ पे वो वुड है, और एपी का मतलब होता है वुड के ऊपर। सही है। तो लकड़ी की अपर सरफेस पे अगर पाया जाएगा तो उसको एपीजाइलिक कहा जाएगा। अब मान के चलिए कि वो प्लांट के अंदर जो टिश्यू लेवल तक चला गया। कहाँ चला गया? टिश्यू लेवल तक। तो टिश्यू लेवल तक चला जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंडोफाइटिक कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर हम देखेंगे विद इन द टिश्यू, विद इन प्लांट टिश्यू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एंडोफाइटिक। समझ में आ रहा है? चलिए बेटा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने लकड़ियों को जला दिया, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, लकड़ियां जल जाती हैं, तो जलने के बाद वहाँ पे भी फंगस कॉलोनी डेवलप हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे बर्न्ट वुड, बर्न्ट वुड जो होती है, तो बर्न्ट वुड पे किस तरह के फंगस जो हैं पाए जाते हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? तो उसका नाम यहाँ पर रखा गया ज़ाइलोफिलस। क्या बोलेंगे इसको? ज़ाइलोफिलस। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अगर कोई फंगस, आपने देखा होगा एनिमल्स में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस बात पे। अगर कोई फंगस इस प्रकार का है जो एनिमल के एक्सटर्नल जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जैसे नाखून हो गया या बाल हो गए, अगर उन पे पाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? तो हम यहाँ देखेंगे हेयर, जैसे हेयर हमारा इस पे पाया जाता है, या वूल, ऊन जो होती है उस पे पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको केराटिन नामक प्रोटीन इनके अंदर पाई जाती है, जो हमारा कह सकते हो एक्सटर्नल जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जिसमें स्किन भी आती है आपकी, बाल भी आते हैं, नाखून भी आते हैं, जानवरों में देखेंगे सींग जो हॉर्न होते हैं वो भी आते हैं। तो ये सारा जो एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम होता है वो केराटिन नामक एक प्रोटीन का बना होता है। तो अगर ये केराटिन का बना हुआ है, इसके ऊपर अगर फंगस जनरेट हो जाता है तो ऐसे फंगस को क्या कहा जाएगा? तो उसका नाम हमने यहाँ रखा केराटिनोफिलस। क्या बोलेंगे इसको? केराटिनोफिलिक। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि अगर बाई चांस आपने देखा होगा जैसे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में भी बहुत सारे पौधे होते हैं, वहाँ पर भी मिट्टी पाई जाती है। तो अगर कुछ इस तरह का वातावरण है जहाँ पे ड्राई कंडीशन वाला है, तो अगर हम ये देखेंगे कि ड्राई कंडीशन में किस तरह के फंगस पाए जाते हैं, तो ड्राई कंडीशन में जो फंगस पाए जाते हैं उनको कहा जाता है ज़ीरोफिलिक। ज़ीरोफिलिक। क्लियर? तो इस तरह से हमने फंगस को उनकी जो होस्ट बॉडीज़ होती हैं जहाँ पे वो उगते हैं उसके हिसाब से हमने इनको यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया है।
समझ में आ रहा है बेटा? तो ये इनका न्यूट्रिशन का प्रकार हो गया कि न्यूट्रिशन के हिसाब से इनको मतलब कैसे कैसे नाम जो हैं हमें इनको देने होते हैं। समझ में आया? चलिए, तो ये हमारा न्यूट्रिशन की प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको बता दिया कि इनमें न्यूट्रिशन जो होता है वो पैरासाइटिक भी होता है, सेप्रोबिक भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है, कोप्रो भी होता है, एपिजाइलिक भी होता है, कॉर्टिकोइड भी होता है, एंडोफाइटिक भी होता है, जाइलोफिलिक होता है, केराटिनोफिलिक भी होता है और जीरोफिलिक भी होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम बात करेंगे कुछ इसके आगे जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फंगस के अंदर पाई जाती हैं। तो देखिए, हम यहाँ से बात करेंगे कि इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती होगी। तो देखिए, रिप्रोडक्शन जो फंगस में होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के हिसाब से ही इनको आगे चल के क्लासीफाई किया जाता है। समझे? तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से इनमें होता है। तो चलिए इस पे थोड़ा सा बताते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ AR, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर होता है उसमें भी बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो पाए जाते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। तो पहला जो टाइप होता है दैट इज नोन एज बाई फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए, बाई फ्रेगमेंटेशन कैसे होता होगा। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो फिलामेंटस जो एल्गी होते हैं उनके अंदर होता है। इसमें जो मैच्योर हाइफी होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद ईच पीस ऑफ द हाइफी अंडर फेवरेबल कंडीशन कन्वर्ट इनटू अ न्यू बॉडी ऑफ द फंगस। क्लियर? तो इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कह देते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद इसमें सेकेंडली आता है बाई फिशन। तो फिशन में देखेंगे बाइनरी फिशन जो होता है, बाइनरी फिशन द्वारा जो पाया जाता है वो ईस्ट जो होता है जिसको यूनिसेलुलर फंगी कहा गया है। तो ईस्ट के अंदर बाइनरी फिशन द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम देखेंगे बाई बडिंग। तो बडिंग द्वारा भी किसमें होता है? ईस्ट के अंदर ही बडिंग द्वारा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बाई स्पोर फॉर्मेशन। ये देखिए, स्पोर फॉर्मेशन जो है, स्पोर का बनना, ये कह सकते हो कि जो फंगस होते हैं वो उनके एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर में आता है कि फंगस ही पहले ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे जिनमें स्पोर जो है उसको डिटेक्ट किया गया था। उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर के माध्यम से होता था। है ये? तो अब हम ये देखेंगे कि जो स्पोर्स बनते हैं तो ये स्पोर्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते होंगे। समझे? तो सबसे पहला जो इसमें स्पोर आता है दैट इज नोन एज द जू स्पोर। अब देखिए, नाम हमने लिखा जू स्पोर। तो जू मतलब तो आप जानते ही हो, कल भी हमने आपको पढ़ाया था। जू मतलब होता है एनिमल। स्पोर तो आप जानते ही हो, एक रिप्रोडक्टिव माइक्रोस्कोपिक बॉडी होती है जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। सही है? तो यहाँ पे देखेंगे जू स्पोर जो होता है ये किस प्रकार के फंगी में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है एक्वेटिक फंगी के अंदर। जो फंगी पानी के अंदर पाए जाते हैं या पानी के नियर अबाउट रहते हैं उनको एक्वेटिक फंगी कहा जाता है। अब जो जूस्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं। इनकी नेचर कैसी होती है? मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पर एक या दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, तो अब इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा आता है उसका नाम है एप्लेनोस्पोर। अब देखिए, जो एप्लेनोस्पोर होता है ये हालांकि जूस्पोर की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन बस अंतर इतना है कि ये नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है?
नॉन मोटाइल होता है क्योंकि इसमें कोई भी फ्लैजेला जो है वो नहीं पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको नीट एग्जाम में कि नॉन मोटाइल स्पोर का नाम बताइए, देन द नॉन मोटाइल स्पोर इज नोन एज द एप्लेनोस्पोर। ये आपको थोड़ा सा बेटा ध्यान दे के चलना है। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे कि तीसरे तरह का जो स्पोर है वो कौन सा होता है, तो उसका नाम होता है कोनिडियो स्पोर। अब देखिए कोनिडियो स्पोर जो होता है ये कोनिडिया नामक एक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है। अब ये कोनिडिया जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो दैट इज द कोनिडिया अकर्स एट द टिप ऑफ हाइपी। ये हाइपी के बिल्कुल टिप पे होगा, समझिए। और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर कोनिडियो स्पोर्स का निर्माण होता है। ये तो अब कोनिडियो स्पोर्स जो होते हैं फिर हम देखेंगे इसके अलावा और कौन सा स्पोर जो है वो यहाँ पाया जाता है, तो उसका नाम होता है क्लेमाइडोस्पोर। अब देखिए क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं ये केवल अनफेवरेबल कंडीशंस में बनने वाले स्पोर्स होते हैं। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है फंगी के तब ये स्पोर्स बनते हैं। तो जैसे हमने बताया था आपको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कि जब किंगडम प्रोटिस्टा में कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती थी तो वहाँ पे सिस्ट बन जाता था, नहीं, लेकिन यहाँ पे सिस्ट जैसा एक क्लेमाइडोस्पोर बनता है जो कि सिंगल सेल्ड होता है। प्लस इसके अलावा इसमें क्या चीज़ पाई जाती है, मैं आपको बताऊं, इसके चारों तरफ एक बहुत ज़्यादा हार्ड कवरिंग होती है जो केमिकली इनर्ट होती है, जिस पर टेम्परेचर का, वाटर का, मॉइस्चर का, किसी भी तरह का, एसिड का, बेस का, किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझे। लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल आ जाती हैं, समझे, तो यही क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं वो दोबारा से जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होने के बाद ये एक नई कह सकते हो फंगस बॉडी को प्रोड्यूस कर देते हैं। सही है, तो ये क्लेमाइडोस्पोर के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है। क्लियर? समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? चलिए, तो हमने अभी पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको विशेष तौर पर जो ध्यान रखना है वो स्पोर फॉर्मेशन पर रखना है कि कितने तरह के स्पोर्स जो हैं वो इनकी बॉडी में बनते हैं। तो ये जो स्पोर्स, मैंने 4 स्पोर्स का जो नाम लिखा हुआ है, इनको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करने वाले स्पोर्स कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जिसको हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें 3 अलग अलग मेथड से होता है। अब वो 3 मेथड्स जो होते हैं वो कौन कौन से यहाँ पे होते हैं, तो उन मेथड्स को सबसे पहले हमें समझना है। तो पहला जो मेथड होता है उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मोगेमी। पहला मेथड क्या है? प्लाज्मोगेमी। दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं कैरियोगेमी, और तीसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं मियोसिस। अब आप कहोगे सर ये इनका क्या काम है, सही है? तो प्लाज्मोगेमी सबसे पहले आपको समझना है कि ये प्लाज्मोगेमी जो है वो क्या होता है। तो प्लाज्मो जैसे नाम से पता चल रहा है, प्लाज्मा, समझिए। तो जब जैसे एक फंगस सेल है, दूसरी फंगस सेल है, पहले वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, उसके बाद उनके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो उसको प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। सही है? तो फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द 2 डिफरेंट सेल ऑफ फंगी इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अब कैरियोगेमी की बात करते हैं। तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, गैमी मतलब आपस में मिल जाना। तो जब 2 सेल के न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द कैरियोगेमी। इसको इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हो, द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। क्लियर? अब मियोसिस तो आप जानते ही हो, मियोसिस जो होता है दैट इज नोन एज द सेल डिवीजन, जिसको रिडक्शनल सेल डिवीजन कहा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिड्यूस होके आधे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 स्टेप इसमें आते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो प्लाज्मोगेमी होती है उसको कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ये चलिए देखो बेटा, तो जो प्लाज्मोगेमी है इसको हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसके कितने सेक्शंस हैं जिससे प्लाज्मोगेमी जो है वो कंप्लीट
हो जाती है। तो प्लाज्मोगैमी में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है? प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन। कॉपुलेशन तो आप जानते ही होंगे, कॉपुलेशन का मतलब एक प्रोसीजर होता है जिसमें मेल और फीमेल यानी मेल गैमीट जो होता है वो ट्रांसफ़र होकर के फीमेल गैमीट के अंदर चला जाता है, उसको कॉपुलेशन बोलते हैं। दिस इज़ कह सकते हो कि फिजिकल प्रोसेस है ये। तो कॉपुलेशन यहाँ प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन है, तो इसमें क्या होगा कि जो नेक्ड जो गैमीट्स होते हैं, नेक्ड एंड मोटाइल गैमीट्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं इसके अंदर। ये नेक्ड मतलब जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी। तो व्हेन नेक्ड एंड, आपको ध्यान रखना है, क्या देखना है? व्हेन नेक्ड एंड मोटाइल गैमीट्स फ्यूज टू ईच अदर देन दिस इज नोन एज द प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन। क्लियर? अब दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? उसको हम लोग बोलते हैं गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। सेकंड है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब देखिए बेटा, ये गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या होता है? जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो डेवलप होगी फ्रॉम द मेल गैमीटेंजियम से। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके यहाँ से बता देता हूँ। जैसे ये है, ये हमारा एक हाइफा है, तो हाइफा के ये थोड़ा मेल गैमीट है ये, तो मेल गैमीट के साइड से एक इस तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा साइड से इस तरह से, सही है। तो जब ये डेवलप हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब, सही है। अब ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो, जैसे मान चलो ये हमारी फीमेल बॉडी है, तो ये फीमेल बॉडी का जो गैमीटेंजिया है, इसको फीमेल गैमीटेंजिया बोलते हैं, तो ये इसके अंदर इंजेक्ट या एंटर हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो अब तीसरा नंबर जो आता है उसको हम लोग कहते हैं गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। ये हमारा थर्ड नंबर है, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। अब गैमीटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जब गैमीट्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, समझे, दिस इज नोन एज द गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, सही है। तो दैट टाइप ऑफ कॉपुलेशन इन विच the gametes fuse to each other is known as the gamitangial copulation। क्लियर? अब यहाँ से आता है नेक्स्ट, जिसको बोलेंगे सोमैटोगैमी। अब देखिए, सोमैटोगैमी जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, और सोमैटिक सेल्स को यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स कहा जाता है। तो सोमैटोगैमी में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल जी, जब दो वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज कर जाएंगी तो उसको सोमैटोगैमी कह दिया जाएगा, क्योंकि सोमैटिक सेल ऑल्सो नोन एज द वेजिटेटिव सेल। समझ में आ रहा है? चलिए, अब लास्ट जो हमारा बचा है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटाइजेशन। अब देखिए, स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है जी, ये आपको थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्पर्मेटम होता है, स्पर्मेटम का मतलब है कि जैसे एक तरह का स्ट्रक्चर मान के चलिए, तो यहाँ पे जो स्पर्मेटम होता है वो अपने आप को खाली कर देता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव हाइफी के अंदर, समझे। तो स्पर्मेटम का संबंध किससे है? जैसे अगर हम लोग मेल बॉडी की बात करें, जैसे ह्यूमन के अंदर बोलते हैं तो हम लोग टेस्टिस बोल देते हैं, समझे। तो ऐसे ही फंगस के अंदर एक स्पर्मेटम होता है, तो जो मेल होगा उसके अंदर स्पर्मेटम होगा, मेल हाइफी के अंदर। तो स्पर्मेटम क्या करेगा कि वो फीमेल हाइफी के कांटेक्ट में जाएगा और अपने अंदर जितने स्पर्म्स होते हैं उनको फीमेल जो रिप्रोडक्टिव हाइफी होता है, जिसको हम लोग ट्राइकोगाइन कहते हैं, ट्राइकोगाइन, सही है। तो उसके अंदर वो सारे स्पर्म को क्या कर देता है? खाली कर देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटाइजेशन, है ये। तो जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये जायगोट बनाते हैं, और जायगोट बनाने के बाद फिर इनमें स्पोर्स का निर्माण होता है, जिससे दोबारा से फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कितने प्रकार के सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली, सही है। चलिए,
अब मैं आपको बताता हूँ आगे कि जब कह सकते हो कि फंगस के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन में फंगस में क्या होगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अभी टाइप्स हमने आपको बता दिए। तो इसका जो रिजल्ट होगा, समझिए, इसका जो रिजल्ट बनेगा तो यहां से बनेंगे सेक्सुअल स्पोर्स। क्या बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स है ये। तो जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं यही आगे चल के जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होने के बाद फिर ये फ्रूटिंग बॉडीज़ का निर्माण कर देते हैं। सही है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि कितने प्रकार के सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो फंगस बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये तो अब देखिए ये जो सेक्सुअल स्पोर्स आप लोग पढ़ रहे हो, इन सेक्सुअल स्पोर्स के बेस्ड पे ही आगे चल के जो किंगडम फंजी है उसको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले जो बनते हैं उसका नाम होता है एस्कोस्पोर। अब देखिए ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये एक स्पेशल सेल के अंदर बनते हैं, एक सिंगल सेल के अंदर बनते हैं ये, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्कस। ये ध्यान रखना। तो एस्कोस्पोर्स कहाँ बनेंगे, एस्कस के अंदर बनेंगे। अब जो एस्कस होता है, अब कोई आपसे पूछने लग जाए कि एक एस्कस में कितने एस्कोस्पोर्स आते हैं, तो मैं आपको बता दूं एक एस्कस के अंदर 4 से 8 एस्कोस्पोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सही है। तो एक एस्कस के अंदर कितने मिलेंगे, 4 से 8 एस्कोस्पोर्स मिलेंगे। अब फिर कोई पूछता है कि ये किस प्रकार से अरेंज रहते होंगे, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है लीनियर अरेंजमेंट। समझे। तो आपको ध्यान देना है कि जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एस्कस के अंदर बनते हैं, 4 से 8 की संख्या में होते हैं और लीनियर अरेंजमेंट के रूप में ये पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा दैट इज नोन एज द बेसिडियोस्पोर। अब जो बेसिडियोस्पोर होगा, समझे, वो क्या होता है बेटा, तो ये बनता है बेसिडियम के अंदर। बेसिडियोस्पोर कहाँ बनेंगे, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि बेसिडियोस्पोर्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम के अंदर। समझे। तो बेसिडियम के अंदर क्या बन जाएगा, बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज नोन एज द जाइगोस्पोर्स। तो इनको जाइगोस्पोर्स जो होते हैं वो कब बन जाते हैं, तो जाइगोस्पोर्स जो होते हैं ये काफ़ी थिक वॉल्ड होते हैं और थिक वॉल्ड होने के साथ साथ इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बाई फ्यूजन ऑफ एंटायर गैमीटेंजिया। सही है। ये कैसे बनते हैं, बाई फ्यूजन ऑफ एंटायर गैमीटेंजिया। उसके बाद लास्ट जो स्पोर होता है दैट इज नोन एज द oospore। इसको हम लोग यहाँ पे oospores कहते हैं। तो oospores जो होते हैं वो बनते हैं विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड रिजल्ट एट द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल oospheres बाय द मेल गैमेट्स। सही है। तो अब यहाँ से हमने स्पोर्स के बारे में पढ़ लिया कि किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। अब ये सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं अब हम देखेंगे इसके हिसाब से किंगडम फंजाई जो है उसको किस क्लास से क्लासिफाई किया गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंगी। तो किंगडम फंगी का अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसके अंदर 2 डिवीज़न लिए गए हैं। तो 2 डिवीज़न जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो डिवीज़न है उसको जो नाम रखा गया है दैट इज नोन एज द मिक्सोमाइकोटा। ये पहला डिवीज़न है। इसके अंदर प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो यहाँ पे लिया गया है डिवीज़न वो है यूमाइकोटा। सही है। तो मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा 2 डिवीज़न इसको लिए गए हैं। अब देखिए यूमाइकोटा के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो एब्सेंट होता है, तो यहाँ लिख देंगे प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। सही है।
अब जो यूमाइकोटा है इसको दोबारा से क्लासिफाई किया गया है 5 अलग अलग सब डिविजन्स के अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सब डिविजन्स। तो जो सब डिविजन्स होते हैं इसमें पहला जो आता है दैट इज नोन एज द, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैस्टिगोमाइकोटिना। तो उसका नाम हमने क्या रखा, मैस्टिगोमाइकोटिना। तो मैस्टिगोमाइकोटिना जो होते हैं इनमें जूस्पोर्स बनते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्पोर के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। अब जो मैस्टिगोमाइकोटिना होती है इसमें आगे चल के हम देखेंगे तो इसके अंदर 4 क्लासेस जो हैं वो पाई जाती हैं। ये अब दूसरे नंबर पे आपका आता है जिसका नाम है जाइगोमाइकोटिना। तो जाइगोमाइकोटिना जो होता है इसके अंदर जाइगोस्पोर्स बनते हैं, समझे। और इसका भी कुछ आगे चल के इसको 2 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 क्लासेस। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो एस्कोमाइकोटिना आता है। एस्कोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं जी। तो जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, अब एस्कोमाइकोटिना जो है इसके अंदर यहाँ पे 6 क्लासेस में इसको अगेन डिवाइड किया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब एस्कोमाइकोटिना के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना, अब बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर क्या बनता है आपको पता हो गया होगा, बेसिडियोस्पोर्स। अब इनकी भी कुछ क्लासेस आगे चल के देखेंगे तो इसके अंदर 3 क्लासेस जो हैं आगे चल के इसमें इसको दोबारा से डिवाइड किया जाएगा। और लास्ट जो आता है हमारा दैट इज नोन एज द ड्यूटेरोमाइकोटिना। अब ड्यूटेरोमाइकोटिना जो होता है इसके अंदर अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर किस प्रकार के स्पोर्स बनते हैं इस चीज़ पे आज तक थोड़ा सा कह सकते हो कन्फ्यूजन बना हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आज किंगडम फंगी जो है उसको हमने देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा। अब कल से हम जो पढ़ेंगे, कल हमारी जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा कि मैस्टिगोमाइकोटिना जो होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं पाई जाती हैं और कौन कौन से फंगी को इसके अंदर रखा गया है। क्लियर। तो आज यहाँ तक बेटा इसको आपको नोट कर लेना है। ओके, थैंक यू।